हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस और साथ ही आरओ के लिए जीएस टेस्ट सीरीज। ये जो है ये हमारी 9वीं टेस्ट है। इसके पहले हमने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, तो अगर अभी तक आपने ये 8 टेस्ट नहीं सॉल्व किया है तो इसको जरूर सॉल्व करिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे। और साथ ही पीसीएस के लिए तो यहाँ पे जो जीएस और प्लस करंट अफेयर का जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आरओ की आपके एग्ज़ाम का अभी डेट नहीं आया है, बट आप लोग तैयारी करते रहिए और टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते रहिए ताकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे और आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो। तो चलिए, ये जो अपना टेस्ट सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, वहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर को मिलने वाली है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी, बेंगलुरु। तो भारत की चालक रहित मेट्रो ट्रेन प्रणाली का नेतृत्व करने के लिए बेंगलुरु को चुना गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड येलो लाइन पर सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए संचार आधारित नियंत्रण, ट्रेन नियंत्रण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंतव्य शादियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने किस शहर में बेड इन इंडिया मिशन की शुरुआत की? नई दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर या फिर जयपुर? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीनगर। तो प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में एक रैली के दौरान मिशन बेड इन इंडिया की शुरुआत की और लोगों से अपने विवाह स्थल के रूप में भारत, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को चुनने का आग्रह किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस किस भारतीय राज्य में एक स्कूल में पेश किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो आयरिस पहल जेनेरिक एआई शिक्षक केरल के तिरुवनंतपुरम में केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में पेश किया गया था। यह पहल शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे केरल के शैक्षणिक संस्थानों में सीखना अधिक इंटरेस्टिंग और सुलभ हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत किस देश के तटरक्षक बल के साथ सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास आयोजित कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत यूएसए कोस्ट गार्ड के साथ सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास आयोजित कर रहा है। संयुक्त अभ्यास में भारतीय और अमेरिका तटरक्षकों के बीच व्यापक बातचीत, प्रशिक्षण और सहयोगात्मक उपाय शामिल हैं और यह पोर्ट ब्लेयर के तट पर होने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में लैंगिक असमानता को संबोधित करने के लिए किस संगठन ने सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया की शुरुआत की? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यूजीसी, यूनेस्को या फिर डब्ल्यूएचओ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजीसी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के माध्यम से भारत में सी रिसर्च नेटवर्क की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा MIRV तकनीक के साथ स्थानीय रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रथम उड़ान परीक्षण कोड का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था क्या था? मिशन दिव्यास्त्र, ऑपरेशन शक्ति, प्रोजेक्ट विश्वकर्मा या फिर ऑपरेशन सूर्या? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिशन दिव्यास्त्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था, जो इनके रणनीतिक महत्व और भारत की रक्षा के लिए उन्नत क्षमताओं को दर्शाता है। यह कोड नेम भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में परीक्षण के महत्व को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेन यामामोटो ने
किस क्षेत्र में 2024 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? साहित्य, वास्तुकला, भौतिक विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वास्तुकला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने में रिकेन यामामोटो को उपलब्धि इस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करती है। यह पुरस्कार, जिसे अक्सर वास्तुकला में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, यामामोटो के अभिनव डिजाइनों पर प्रकाश डालता है, जो समुदाय को प्राथमिकता देते हैं, सार्वजनिक और निजी स्थानों का मिश्रण करते हैं और पारंपरिक आवास शैलियों से प्रेरणा लेते हैं। उनका काम वास्तुशिल्प सिद्धांतों की गहरी समझ और डिजाइन के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? लव कुश कुमार, रमेश सिंह, दीपक पटेल या फिर किशोर मकवाना? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर मकवाना। तो किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने न्याय और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा सीडैक तिरुवनंतपुरम में किया गया। इसे रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स और सिस्टम केंद्र नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है यह अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिससे तिरुवनंतपुरम को तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्यूचर लैब्स जो है यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का मुख्यालय नवनिर्मित नौसेना भवन कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो भारतीय नौसेना के लिए नवनिर्मित मुख्यालय भवन, जिसे नौसेना भवन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली छावनी में स्थित है। नौसेना के संचालन को केंद्रीकृत करने और समन्वय बढ़ाने के लिए इस स्थान को रणनीतिक रूप से चुना गया है, जो दिल्ली में नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय के रूप में महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक पर भारत का स्थान क्या है? 75, 78, 134 या फिर 125? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 134। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 2023-24 के लिए नवीनतम यूएनडीपी रिपोर्ट के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को 193 देशों में से 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका स्कोर कितना है? यूएनडीपी का जो ये मानव विकास सूचकांक है, इसका स्कोर भी याद रखिएगा, तो 0.644 है। ये भारत का स्कोर है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग की पहल का नाम क्या है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम या फिर आकांक्षा लोगो या फिर GEM विंडो या फिर वोकल फॉर लोकल? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, वोकल फॉर लोकल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग की वोकल फॉर लोकल पहल, जो इसे इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी ब्लॉक का प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करके इस पहल का उद्देश्य जो है वह आत्मनिर्भरता बढ़ाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर समुदायों को सशक्त बनाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिलों को नया नाम क्या दिया गया है? अहीर नगर, अहिल्या नगर, अहेरी नगर या फिर आहाना नगर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिल्या नगर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत या फिर सऊदी अरब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने जिद्दा में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया, जो चीनी कंपनी गुयान की तकनीक के साथ पारंपरिक और नवीन डिजाइन के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जो टिकाऊ वास्तुकला में एक प्रगतिशील कदम का प्रदर्शन करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद द्वारा हंगरी का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? एंड्रास पिंटर, विक्टर ओरबन, ग्यारड्री बकोंडी या फिर तमस सुल्योक?
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तमस सुलेओक, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो तमस सुलेओक को चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित चुनाव आचरण नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन देखते हैं, 85 वर्ष, 83 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 90 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 85 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत सरकार ने डाक मतपत्र के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु को 80 वर्ष से संशोधित कर 85 वर्ष कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से किए गए इस बदलाव का उद्देश्य चुनाव के दौरान बुजुर्ग आबादी के अधिक सुविधा प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली एआई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर हो रही है, तो ये हो रही है आपके सतलज नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप सुन्नी क्षेत्र में बसंतपुर के पास सतलज नदी पर आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने साहसिक पर्यटन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए शिमला में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत के शिमला में आयोजित इस रोमांचक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का प्रदर्शन करते हुए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान और इंडोनेशिया सहित देशों की टीमों ने भाग लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अग्रणी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंबई, केरल, कोलकाता या फिर गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता में किया गया, जो देश के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अंडर वाटर मेट्रो रूट कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा और साल्ट लेक के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया, पटना, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। तो भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में किया गया। और यह जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान है यह पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के तट पर स्थित केंद्र लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन आबादी को समझने और संरक्षित करने पर केंद्रित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ऑप्शन देखते हैं, जाजपुर, नागपुर, हिसार या फिर रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिसार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, कलपक्कम, नरौरा, कुडनकुलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन है कलपक्कम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यार्स अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यार्स अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। यार्स मिसाइल प्रणाली, जिसे RS-24 या SS-29 के नाम से भी जाना जाता है, में एक स्वतंत्र रूप से लक्षित हथियार और 10,500 किलोमीटर तक की रेंज है, जो रूस की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है, संयुक्ता पराशर, मेरिन जोसेफ या फिर सुभाषिनी शंकरन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जोसेफ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ सूची ए में यहाँ पे संहिता दिया हुआ है और सूची 2 में विषय वर्णन है, इनको सुमेलित करना है। तो आपके ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, सामवेद में गायन है और यजुर्वेद में आपका
ऋचाएँ तथा कर्मकांड है। और अथर्ववेद में क्या होगा, तो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र होगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी। मल्ल, कुशीनारा, वत्स, श्रावस्ती, लिच्छवी, वैशाली। तो कौन यहाँ पे सही सुमेलित है, तो केवल पहला एवं तीसरा, यानी कि मल्ल की राजधानी कुशीनारा है और लिच्छवी की राजधानी वैशाली, ये दोनों सही सुमेलित है। बाकी वत्स की जो राजधानी है श्रावस्ती नहीं है, ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी है ये। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है बौद्ध धर्म के तीर्थ बौद्ध संघ और धम्म है। जैन धर्म में मठों की स्थापना के लिए मशादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा शब्द है कैवल्य, जैन धर्म में सर्वज्ञता की प्राप्ति। चौथा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग, जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने हेतु 8 सूत्री मार्ग। और पांचवा है मध्य मार्ग, जो कि बौद्ध धर्म में विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से दूर रहना। तो यहाँ पे अब कूट से सही कौन सा यहाँ पे सही नहीं है इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला एवं चौथा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। दूसरा है सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दरअसल जो दोनों शब्द दिए हुए हैं अपोजिट दे दिए गए हैं। समाहर्ता जो होता है यह होता था कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, और सन्निधाता जो होता था ये होता है यह राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। कब, तो मौर्य काल में। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट दे दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर स्थानीय शक्ति का उदय हुआ, वह स्थानीय शक्ति थी। ऑप्शन देखते हैं, चालुक्य, कदम्ब, इक्ष्वाकु या फिर वाकाटक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी वाकाटक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। यह मुख्यतः ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और वाकाटकों के पश्चात चालुक्यों का प्रभुत्व बढ़ा। कदम्ब तथा इक्ष्वाकु प्रायद्वीप के पूर्वी भाग पर स्थापित राजवंश थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा कथन है, इस राज्य कर के रूप में चौथे से छठे भाग लेता था, यानी कि जो कर था वो चौथा 1/4 से 1/6 के बीच में था। तो यहाँ पे गुप्त काल की कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह थानेश्वर का शासक था। दूसरा है, उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल पहला, यानी कि कथन केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। क्योंकि हर्ष ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से अपने प्रभुत्व को चारों तरफ फैलाया। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। दूसरा कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो किताबुल हिंद जो है यह आपका हो जाएगा अलबरूनी। रहला जो है यह इब्न बतूता की पुस्तक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और बादशाह नामा तो लाहौरी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय फर्स्ट के राजकाल में, देवराय सेकंड के राजकाल में, कृष्णदेवराय के राजकाल में, या फिर वीर विजय के राज्यकाल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवराय सेकंड के राज्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। यह एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था। यह तैमूर राजवंश के शासक शहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर आया था। देवराय सेकंड के शासनकाल का वर्णन इसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजमा उल बहरीन में किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण क्या है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित करके पानीपत का मतलब खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। साथ ही पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। तो सरंजामी प्रथा की शुरुआत मराठा काल में राजा राम द्वारा की गई थी। यह प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। इस प्रथा के तहत मराठा सरदारों द्वारा विजित प्रदेशों में शासन करने की इजाजत प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, या फिर उन्होंने मजबूत आधुनिक सेना संगठित की। तो यहाँ पे मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजा मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर शासन किया तथा उन्हें सामंतों के दमन द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। मार्तंड वर्मा ने आधुनिक सेना का गठन करके फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? किसके बारे में? तो सिख के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया, जो कि गलत है। दूसरा कथन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने बम्बई को फ्रांसीसियों से नहीं पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी, या सूरत में खोली थी, ना कि कोचीन में, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? बंगाल, उड़ीसा, अवध, या फिर संयुक्त प्रांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? मेस्टन समिति, लेटन समिति, दत्ता समिति, या फिर बेलवी समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलवी समिति। बेलवी समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू राजस्व नीति और वर्ष दिया हुआ है। अस्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840, महलवाड़ी व्यवस्था 1822। अब यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1840 की नहीं 1820 की है, यानी कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 1820 में स्टार्ट की गई थी और स्थायी बंदोबस्त 1793, महलवाड़ी व्यवस्था 1822। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका दूसरा पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है दमनकर्ता, इनको सुमेलित करना है। हाँ, तो एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में विद्रोह का केंद्र और सूची 2 में दमनकर्ता दिया हुआ, इनको सुमेलित करना है। तो दिल्ली में कौन थे? निकोलसन और हडसन ने यहाँ पे दमन किया। कानपुर में कैंपबेल ने, और झांसी में ह्यूरोज ने, इलाहाबाद में तो कर्नल नील ने। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 जो है आपके किस ऑप्शन में है? तो 1 3 2 4 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके कृषक आंदोलन है और सूची 2 में नेता और अनुयायी दिया गया है, तो इनको सुमेलित करना है। तो बकास्त भूमि का आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा। एका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मदारी पाशी के द्वारा। मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था यह किया गया था कुम्हद हाजी के द्वारा। और अवध किसान सभा का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, महत्वपूर्ण एक्ट दिए हुए हैं और साथ ही उनका वर्ष दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले सुमेलित करते हैं। शारदा एक्ट कब का है? तो शारदा एक्ट जो है यह आपका हो जाएगा 1930 का। सती प्रथा उन्मूलन एक्ट जो है यह कब का है? तो सती प्रथा उन्मूलन एक्ट हो जाएगा 1829 का। हिंदू पुनर्विवाह एक्ट जो है यह हो जाएगा आपका 1856 का। और विवाह की आयु संबंधी एक्ट जो है यह 1891 का हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 जो है ऊपर देखते हैं ऑप्शन किस में है। 3 2 4 1 ऑप्शन सी में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन में एवं समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र निकाला, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार का आदि पत्रों का प्रकाशन किया। उदंत मार्तंड जो है यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जो है 1826 में कानपुर से जो है जुगल किशोर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेतृत्वकर्ता और स्थान दिया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक बम्बई, अजीत सिंह पंजाब, सैयद हैदर रजा जम्मू, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक मुंबई से थे, बिल्कुल सही। अजीत सिंह पंजाब से थे, ये भी सही है। चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से थे, ये भी यहाँ पे सही है। जो सही सुमेलित नहीं है या हैदर रजा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विधान परिषदों में नामांकित होने वाले भारतीय सदस्यों में कौन शामिल थे? सर सैयद अहमद खान, BN मांडलिक, रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे कौन शामिल थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों लोग यहाँ पे शामिल थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह इतालवी एकीकरण आंदोलन से प्रेरित था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
तो भारतीय होम रूल लीग आयरलैंड के होम रूल से प्रेरित था। इसका उद्देश्य संवैधानिक साधनों के माध्यम से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता जो है या एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस विचार को लोकप्रिय बनाना था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? डोमिनियन स्टेटस, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किन वर्गों का प्रतिनिधित्व था? सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या फिर अनुसूचित जाति। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी का यहाँ पे नेतृत्व था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि, यूरेनस या फिर अरुण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। और इनमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से प्रश्न है। कथन है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण क्या है कि पृथ्वी पर अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी कि कथन तो ये तो सत्य है बट कारण जो है यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती, पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो यहाँ पे कारण जो है गलत हो जाएगा, सिर्फ कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध दिया हुआ है, इनको सुमेलित करते हैं। तो नील नदी पर कौन सा बांध है? तो नील नदी पर अश्वान बांध हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर, तो जाम्बेजी नदी पर आपका करीबा बांध होगा। नाइजर नदी पर जो आपका बांध होगा यह हो जाएगा कैंजी बांध। और नीली नदी तो यहाँ पे जो बांध होगा यह हो जाएगा सिन्नार बांध। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। दूसरा कथन है, किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किम्बरले जो है ये बोत्सवाना का नहीं, किम्बरले जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और हीरा एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं होगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको या फिर मध्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं यह शामिल हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? मत्स्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, तो यह हो जाएगा ग्रेनाइट। बहिर्भेदी आग्नेय शैल यह हो जाएगा आपका बेसाल्ट। अवसादी शैल जो है यह हो जाएगा आपका चूना पत्थर। और कायांतरित शैल जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा स्लेट। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1
इसका सही कोट हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? मरे, डार्लिंग, बराक या फिर टिग्रिस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। मरे और डार्लिंग जो है यह ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है? सियरा नेवादा, रॉकी, अपलेशियन या फिर तट श्रेणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपलेशियन पर्वत जो है यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित है, जबकि तट श्रेणी जो है रॉकी और सियरा नेवादा पश्चिमी कॉलोराडो के भाग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो मलोका जो है यह निरूपित करता है आपके यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग या फिर उत्तरी भाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। नॉर्वे, ओस्लो, स्वीडन, वार्सा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, हेलसिंकी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्वीडन का जो वार्सा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, पोलैंड की राजधानी यहाँ पे वार्सा हो जाएगा। तो ये कथन यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी नॉर्वे का ओस्लो बिल्कुल सही है, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, ये भी सही है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रूर राइन की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। लौहअयस्क मुख्यतः नुरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। सैक्सोनी प्रदेश में उन्नत तकनीक पर आधारित उपकरण तथा यंत्र बनाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, डेन्यूब नदी के तट पर बसा वान जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है जर्मनी के बारे में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वान जो है यह राइन नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ पर डेन्यूब नदी दिया हुआ है तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानांतरणीय कृषि दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश और स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है, इनको पहले सुमेलित करते हैं फिर उसके बाद आंसर। तो झूमिंग जो है यह हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, झूमिंग हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। मिल्पा हो जाएगा आपका ब्राज़ील। रोका हो जाएगा आपका, एक मिनट, झूमिंग आपका उत्तर पूर्वी भारत, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। मिल्पा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मैक्सिको, और रोका हो जाएगा आपका ब्राज़ील, और लद्दाख हो जाएगा मलेशिया। तो इसका जो सही कोड होगा आपका यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कथन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपयुक्त जलवायु दिया गया है। तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है इनको। तो पहले इनको सही सुमेलित करते हैं। हाँ, चावल जो है तो चावल आपका हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु। गेहूँ आपका हो जाएगा उपोष्ण और आर्द्र जलवायु। कपास जो होगा यह हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु, और ज्वार जो हो जाएगा यह अर्ध शुष्क जलवायु। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4। ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा उद्योग, या फिर सूती वस्त्र उद्योग, या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। इसको इनमें से सनराइज उद्योग कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी के तहत जो पॉइंट आ रहे हैं कौन कौन सा आ रहा है उसमें, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, इन तीनों को सनराइज उद्योग कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इससे सुमेलित नहीं है? थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं चौथा, सॉरी यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि जो पालघाट दिया हुआ है और भोरघाट। पालघाट पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। पालघाट यहाँ पे गोवा दिया हुआ है तो ये केरल राज्य में स्थित है। और साथ ही भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा जो है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। बाकी थाल घाट जो है यह महाराष्ट्र में ही स्थित है और दीफू जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है यह भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी शिवकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, नाथुला जो है या सिक्किम में स्थित है ये भी सही है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है ये भी सही है, लिपुलेख जो है या अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस या फिर बलुआ पत्थर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ग्रेनाइट और नीस से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट व नीस से बना है। कैम्ब्रियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है और अपवाद स्वरूप पश्चिम तट समुद्र में डूबा हुआ होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ यहाँ पे नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम स्रोत, इनको सुमेलित करना है। तो झेलम का जो उद्गम स्रोत है यह हो जाएगा बेरीनाग झरना। रावी का हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ब्यास का आपका हो जाएगा ब्यास कुंड और सतलुज का हो जाएगा राक्षस ताल। तो ऑप्शन इसका सही जो कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ पे इसका सही कूट होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बालको, तो बालको कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है कोरबा में। हिंडाल्को आपका स्थित है रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हीराकुंड में। और नालको जो स्थित है यह हो जाएगा आपका कोरापुट। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर नगर पालिका। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा, सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 75 का, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि सरकार के अंगों के रूप में कौन कौन से शामिल हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार के अंगों में शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। तो संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। दूसरा है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अब उपयुक्त कथनों में से असत्य कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? पहला है अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, दूसरा है गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना, तीसरा है आरोप पत्र दाखिल करना और चौथा है आरोपी को हिरासत में लेना। तो कौन कौन से यहाँ पे पुलिस द्वारा किए गए कार्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे चारों कार्य जो है पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधित्व में से एक समूह सरकार बनाता है। दूसरा है, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद जो है यह सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार और चौथा है कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तो सभी जो है शामिल हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देश के सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में कहीं भी रहने, बसने व घूमने का अधिकार है। कोई भी अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। तो यहाँ पे ये जो अधिकार सब दिए हुए हैं ये आर्टिकल 19 के हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 शब्द यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सामाजिक रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा कथन है, भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। अब उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है या रोक भी सकता है। कारण क्या है कि चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाए जाते हैं। इस दौरान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के पास सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव संपन्न करवाता है। चुनाव संपन्न होने तक निर्वाचन आयोग का पूरी मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल होते हैं तो वह उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। वह अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है और रोक भी सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था। दूसरा कथन है, सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा कथन है,
जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 933 से बढ़कर 943 हो गई। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है। अब जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु में कमी दर्ज की गई है, जो कि 1927 से घटकर 919 हो गया है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। पहला कथन है, अस्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा कथन है, संयुक्त समितियों में लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि अस्थायी समितियों के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समितियों पर की गई महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में दोनों सदनों के सदस्य मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। दूसरा कथन है, इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन पर दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1966, सिक्किम 1974, झारखंड 2000। तो यहाँ पे कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा एवं चौथा, यानी कि महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1960 में ही हुई थी और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, ना कि 1974। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा सही नहीं है। बाकी गुजरात की स्थापना 1960 बिल्कुल सही है, पंजाब की स्थापना 1966 ये भी सही है, और झारखंड की स्थापना जो है यह 15 नवंबर 2000 को की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2 एवं 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या फिर भारत श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान के बीच। तो शिमला समझौता 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ तथा इससे दोनों के मध्य अमन की बहाली हुई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा ये ईसाई धर्मानुयायी थी। दूसरा है, ये संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। तीसरा कथन है, स्वतंत्रता उपरांत अंतरिम मंत्रिमंडल में महिला बाल विकास मंत्री थी। और कौन सा कथन राजकुमारी अमृत कौर के बारे में सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, केवल तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर का जन्म जो है कपूरथला के यहाँ पे असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो राजकुमारी अमृत कौर का जन्म जो है कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा इनको विरासत में अपनी माता से ईसाई धर्म मिला था। ये संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी, ना कि बाल, यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला बाल विकास मंत्री थी, तो ये सही नहीं है। ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। दूसरा कथन है, राज्य वित्त आयोग के प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य का कम से कम 15% सदस्यों का होना अनिवार्य है। दूसरा कथन है, विधानसभा की कम से कम 3 बैठकें वर्ष में होनी चाहिए तथा किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं
तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या कम से कम 10% होना अनिवार्य है। यहाँ 15% दिया हुआ है, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कथन है कि विधानसभा की कम से कम 3 बैठकें वर्ष में होनी चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि विधानसभा की कम से कम 2 बैठकें वर्ष में होनी चाहिए तथा किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे 4 माह दिया हुआ है तो गलत है, और 3 बैठकें नहीं 2 बैठकें होनी चाहिए। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ही कथन दिया हुआ है कि विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विनियोजन विधेयक धन विधेयक होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सिफारिश देने का अधिकार होता है, अतः धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ दोनों सदनों दिया हुआ है, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। उसे भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने का पात्र होता है, तो यहाँ पे ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कैग का वेतन भारत संचित निधि से दिया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी में जो है ये कथन असत्य है, और चूंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन कैग के बारे में असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। सही उत्तर का यहाँ पे दिए गए कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चारों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था की निम्न विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे 2 स्तरीय सरकार, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध शक्ति का वितरण, समन्वय के लिए तंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, वित्तीय स्वायत्तता इत्यादि शामिल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। योजना आयोग जो है यहाँ पे संविधानेतर संस्था है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ भारत के संविधान के संशोधन और दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है, इसको ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पे, 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है यह किससे संबंधित है, तो यह दल बदल से संबंधित हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, तो ये जो उम्र है यह 18 वर्ष करने के लिए है, यानी कि 1 हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही कूट होगा। 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है यह नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो यह ताप बिंदु कहलाता है आपका त्रिक बिंदु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर चालक होगा ये। अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है ये तो घटता है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक की चालकता जो है यह बढ़ती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रतिरोध दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता या बदलती है। वेग, गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या फिर अपर्तनांक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, रात के समय
खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या फिर प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो रात के समय खुले में आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? तो जो है जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघनन क्या है? संघनन जो है यह क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब कोई तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, तब इस स्थिति को संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस जो है यह संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के लिए बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो यहाँ पे मिट्टी, जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाई सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी कि आग बुझाने में क्या प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे स्पार्टम जो है यह कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। फ्रेयान जो है यह प्रशीतक है। नियोप्रीन जो है यह आपका संश्लेषित रबर हो जाएगा। और बेनाड्रिल जो है आपका प्रतिहिस्टामीन हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि जो है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नींबू का रस, नमकीन पानी तथा संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत के सुचालक हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है अलैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैवाल उदाहरण है? शैवाल का उदाहरण है, क्या है शैवाल का उदाहरण? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा डायटम। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये जो है यह आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है यह आपका मिलती है एक पेड़ से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन जो है यह एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो खैरा जो है यह जस्ते की मलानता यानी कि कमी के कारण होता है। एनीमिया जो है यह लौह की मलानता यानी कि लोहे की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्लेग जो है यह होता है आपका किससे? तो प्लेग जो होता है यह होता है आपका जीवाणु से। एक मिनट, हाँ, प्लेग जो होगा जीवाणु से हो जाएगा, एड्स हो जाएगा विषाणु से, गंजापन हो जाएगा कवक से और मलेरिया हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है।
इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये विशिष्ट गुण किसके हैं? तो ये जो विशिष्ट गुण दिए गए हैं अग्न्याशय के दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत दिया हुआ है। विटामिन B6 धान की चोकर यानी कि राइस ब्रेन। विटामिन B2 कार्ड लीवर तेल, गलत है। विटामिन B2 में जो है विटामिन B2 कार्ड लीवर यकृत तेल में नहीं पाया जाता। इसमें जो है कार्ड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। तो दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर बिल्कुल सही है। विटामिन ई गेहूं का अंकुर और विटामिन के अल्फा अल्फा, तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक पर्वत सर्वाधिक अस्थायी, पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन डी ऊपर है, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हरे पौधे जो पारिस्थितिकी तंत्र दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित है। बाकी जो तीनों कथन दिए गए सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता में कमी आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो यहाँ पे इसका सबसे अधिक प्रभावी कारक हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकतक झील, केवलादेव, बुलर झील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह हरितगृह गैस नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 यानी कि 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कार्बन व्यापार जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत की क्षय से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पहले सुमेलित करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है यह भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में हो जाएगा। शंकुधारी वृक्ष जो है यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा राजस्थान में, कच्छ वनस्पति हो जाएगा आपका सुंदरबन में। पतझड़ वन हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो यह दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए पहले सुमेलित करते हैं। उत्तराखंड यहाँ पे एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में तो मानस हो जाएगा, उड़ीसा में सिमलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो खनिज यहाँ पे खनिज को आपका खनिज हो जाएगा समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा हो जाएगा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस जो है यह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, वन रोपण से वर्षा होगी। तो यहाँ पे जो इसका सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन
ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया, कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1977 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। त्वचा कैंसर, तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन क्षेत्र जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपकी कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घकालिक भुखमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह भुखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है। दूसरा है, कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भुखमरी लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक जो है योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। तो उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरा कथन है, सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगीकरण हुआ। कारण क्या है कि इंग्लैंड के उद्योगों में उत्पादन हेतु भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण जो है या कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? ऑप्शन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक ऑफ अमेरिका, एशियाई विकास बैंक या फिर विश्व बैंक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भारत ने ऋण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 मिलियन का ऋण लिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋणग्रस्तता निर्धनता का संपूरक है। दूसरा है, आय और परिसंपत्ति वितरण निर्धनता हेतु उत्तरदायी है। तीसरा है, सर्वाधिक अनियत मजदूर निर्धनता से प्रभावित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ या फिर निर्धनता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे 2011 में जो 925 दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, ना कि 925। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में या फिर आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वित्त आयोग दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे नौवें के जो हो जाएंगे अध्यक्ष ये हैं NKP साल्वे। 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये KC पंत थे। 11वें के हो जाएंगे AM खुसरो और 12वें के C रंगराजन। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत कर या फिर निगम कर? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत है? तो पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे 77.3% है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष और उत्तर प्रदेश में स्थान दिया हुआ है। तो 1800 जो है, एक मिनट, इसको सुमेलित करते हैं पहले। तो यहाँ पे 1892 में जो इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था इलाहाबाद में। और 1905 में कहाँ हुआ था? तो 1905 में आपका हुआ था वाराणसी में। 1936 में कहाँ हुआ था? तो 1936 में ये हुआ है लखनऊ में। और 1946 में तो यह हुआ है मेरठ में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इनको पहले सुमेलित करते हैं, फिर कूट देखते हैं। तो फतेहपुर सीकरी जो है यह किस शासक से संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। जौनपुर संबंधित है आपके फिरोज शाह तुगलक से। आगरा जो है यह सिकंदर लोदी से संबंधित है। और जामा मस्जिद बदायूं यह इल्तुतमिश से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इस ऑप्शन में है। तो 3 4 आपका 2 1 जो है यह हो जाएगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या फिर बस्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो यहाँ पे सही आरोही अनुक्रम जो हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और सोनभद्र यहाँ पे इस ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित है, यानी कि सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई बिल्कुल सही है। साथ ही बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका ललितपुर में उन्नाव में स्थित नहीं है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह संत कबीर नगर में स्थित है, तो पहला गलत हो जाएगा। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका स्थित है गौतम बुद्ध नगर में, ललितपुर में नहीं है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में स्थित है, ना कि बस्ती में। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा। लखनऊ, तो लखनऊ में अमौशी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में आपका चकेरी हो जाएगा। और आगरा में आपका हो जाएगा खिरिया। तो इसका लखनऊ में अमौशी, वाराणसी में आपका बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में हो जाएगा खिरिया। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। कैलाश मेला, तो कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? तो कैलाश मेला आपका लगेगा आगरा में। नौचंडी मेला, तो यह हो जाएगा मेरठ। कालिंजर मेला यह हो जाएगा आपका बांदा। और शोरो मेला यह हो जाएगा एटा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।